नमस्कार दोस्तों। बदायूं हत्याकांड में दो बच्चों के मासूम कत्ल की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, ये बात है उत्तर प्रदेश के जिला की। तारीख 19 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का समय था। थाना अलापुर लगता है और इसका जो कस्बा है वह सखानू है। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है बाबू। दोस्तों, बाबू के दो लड़के होते हैं। एक का नाम साजिद और दूसरा जावेद होता है। जावेद और साजिद रोज़मर्रा की तरह अपने घर से रोज़ काम के लिए यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर की दूर मंडी चौकी क्षेत्र में एक कॉलोनी लगती है, बाबा कॉलोनी। वहाँ पर उनकी एक बाल कटाई की दुकान है। वो दोनों लोग बाल काटते हैं। लेकिन दोस्तों, 19 मार्च 2024 का दिन मंगलवार, और यह बताया जाता था कि दुकान पर जो पूरे ग्राहक नहीं आते थे या कम आते थे। तो कम आने की वजह यह है कि ऐसा माना जाता है कि अगर छोटे बच्चों के बाल काटे जाते हैं तो छोटे बच्चों की उम्र कम हो जाती है। साथ ही अगर बड़े लोगों के बाल काटे जाते हैं तो कहा जाता है कि उन पर कर्जा चढ़ने ज़्यादा लगता है। इसीलिए इस मान्यता के तहत चलते हुए मंगलवार के दिन बाल बहुत कम लोग कटवाते हैं। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना घर पर बैठकर ही क्या करेंगे, भले ही कम कहाँ आएं, लेकिन कुछ वक्त तो कट जाएगा। इसलिए वो लोग अपने काम के लिए चल पड़ते हैं। 7 बजे घर से निकलते हैं और लगभग आधे घंटे या 20-25 मिनट के बाद वो अपनी दुकान का रास्ता तय कर लेते हैं। दोस्तों, जब उनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते तो 3 बजे से यहाँ से चले जाते हैं। एक मीडिया वाला जब इंटरव्यू किया था तो इंटरव्यू करने के बाद इसकी माँ होती है नाजिमा। नाजिमा का यह सब सवाल नाजिमा से किए जा रहे थे और नाजिमा इन सवालों के जवाब दे रही थी। वो बताती है कि 3 बजे के घर पर आते हैं। घर के ही आंगन में कुछ लोग मिट्टी खोद रहे थे। जो छोटा वाला बेटा होता है जावेद, और उसका मकसद था कि घर दादी का घर, जो उसमें घर में वो मिट्टी डाल रहा था। और इसी बीच में जो उसका बड़ा बेटा साजिद वो नहाने चला जाता है। नहाकर जैसे ही वापस वो आता है तो एकदम से तैयार होता है और मोटरसाइकिल निकालता है। मोटरसाइकिल निकालने के बाद उसकी माँ नाजिमा कहती है कि कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि फ़ोन आया है और फ़ोन पर जैसे ही वो बदायूं जा रहा हूँ। बदायूं जाकर बस यूं गया और आ जाएगा। जिस तरह की बात आते जाते उसने कहा, छोटा बेटा जो मिट्टी खोद रहा है उसने कहा कि अरे बेटा सुनो तो सही। उसने छोटे बेटे से अपने भाई से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो यार। उसने कहा कि मैं बदायूं जा रहा हूँ। अभी तो बदायूं से आए हैं, फिर बदायूं जा रहे हो। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का ये समय रहा होगा। वो आखिरकार अपने परिवार वालों से कुछ ना कुछ बोलकर फ़ोन का बहाना करके चला जाता है। जाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर उसे खबर मिलती है कि इस छोटे वाले बेटे के पास, जिसका नाम साजिद होता है, साजिद ऐसा दावा करता है क्योंकि एक सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। जैसे ही उसने दावा कर रहा था कि जैसे सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद उसे बताया जाता है कि तेरे भाई का झगड़ा हो गया है। और अब झगड़े के बाद सूचना सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद गांव में वापस आते हुए किसी से झगड़ा हो गया होगा। वो दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है दोस्तों कि झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि दुकान के पास हुआ है। आखिरकार वो दुकान के पास चला ही जाता है, लेकिन वहाँ जो उसने अपने दृश्य अपनी आंखों से देखा, बहुत सारी भीड़ है। मारो मारो की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। खोखों में से आग लग चुकी थी और बस चारों तरफ नुकसान ही हो रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगता है कि मुझे भी मार डालेंगे। इसलिए वो लड़का मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। और अब इसके बाद 2 पुलिस वाले घर पर उसके आ जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं वो फटकारते हैं और फटकार लगाते हुए कहते हैं साजिद जावेद की माँ से कि तुम्हारे लड़के ने क्या कांड कर दिया है, क्या तुम्हें पता है। दरअसल जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है तो सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल होने लगती है।
और यह खबर अब बदायूं में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जगह कोने कोने तक फैलने लगती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब एक भारत के हर हिस्से में, बल्कि जहाँ भी भारत की सीमाएं हैं, हर जगह ये खबर फैल जाती है कि बदायूं का ही मंडी चौकी क्षेत्र का एक मोहल्ला जो कि बाबा कॉलोनी के नाम से विख्यात है, एक सड़क के पार साजिद और जावेद की दुकान होती है बाल कटाई की, यानी कि बाल कटाने की जो दुकान ठीक सड़क के दूसरी पार में होती है, वहाँ पर एक संगीता होती है। संगीता का भी अपना एक ब्यूटी पार्लर होता है। संगीता, जब यह घटना घटी थी तो उस दौरान संगीता, उसकी सास, उसके जो पति होते हैं वो किसी काम से लखीमपुर खीरी गए हुए थे, किसी काम से, और उनकी 3 बेटे होते हैं जिनमें बड़ा बेटा आयुष प्रताप, दूसरा बेटा पीयूष प्रताप और एक बेटा जो छोटा होता है उसका नाम अयान होता है। इसी घर के अंदर ये लड़का जाता है। साजिद जाने के बाद 5,000 लेने की बात करता है। हालांकि एक इंटरव्यू में यह भी कह रही है संगीता कि वो घर आता है और क्लेचर भी मांगता है। उसने क्लेचर मांगे थे। क्लेचर की एक कीमत 150 रुपये देता है। वो उसको वापस किए जाते हैं और वो कहता है कि भाभी जी, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बहुत उदास और परेशान हूँ। तो इसी दुकान में वो रोज़ देर से बंद करता था, लेकिन आज उसने जल्दी ही बंद कर दी। इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, आराम से रहो। आराम से रहने की वजह से वो छत पर चला जाता है। सबसे पहले बड़े बेटे को काटता है, उसके बाद फिर उसके छोटे वाले बेटे को बुरी तरह काट देता है, और उसका कत्ल करने के बाद जब तीसरा बेटा वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है तो वो उससे तंबाकू मंगाया था, और वो जैसे ही उसे पता चलता है कि तीसरे वाले बीच वाले बेटे ने जान बचाकर भागता है और अपनी दादी माँ को बता देता है कि देखो भैया का किस तरह उसने कत्ल कर दिया है। पूरा परिवार इतनी बुरी तरह से घबरा जाता है और परिवार अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। बाहर भागने के बाद बाहर से कुंडी लगा देते हैं और उसको अंदर बंद कर देते हैं। आसपास के लोग भी आते हैं और पुलिस भी आती है। जब पुलिस आती है दोस्तों, तो उसके बाद आखिरकार उसे यहाँ से लेकर जाती है। दोस्तों, साजिद को यहाँ से लेकर जाती है तो ले जाने के बाद पता चलता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों पुलिस का साजिद का आमना सामना हो जाता है और अभी तक वो उसके पास जो चाकू था, लेकिन कहाँ से पता नहीं उसके पास एक तमंचा भी आ जाता है और वह पुलिस पर हमला कर देता है और पुलिस उसको एनकाउंटर में ढेर कर देती है। दोस्तों, अब ये सवाल था कि आखिरकार साजिद ने उन 2 मासूम बच्चों की हत्या क्यों की। इसी हत्या का जवाब जानने के लिए जब पुलिस वालों ने घरों वालों से बातचीत करने की कोशिश की थी, तो संगीता ने उसकी दादी मुन्नी देवी, उसके पति विनोद से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई भी दुश्मनी नहीं है। यह पड़ोस की बात ही गया था। एक इंटरव्यू में कह रही थी कि एक इंटरव्यू में यह बात आई थी कि मुझसे 5,000 रुपये लेने आया था और बाकायदा उसे चाय भी बना के पिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच में जब इंटरव्यू के दौरान दोस्तों बताया गया कि उसका भाई जिसका नाम जावेद है वह भी साथ में था, लेकिन वो भाग गया था। अब पुलिस के लिए बस एक ही प्राइम सस्पेक्ट था कि आखिरकार जावेद से कुछ ना कुछ सफलता तो मिलेगी। दोस्तों, पुलिस ने उस जावेद को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि जावेद का यह दावा भी है कि उसकी माँ का भी दावा है कि वह मौके पर था, और मौके पर जब उसने देखा कि भीड़ ज़्यादा हो चुकी थी तो उस गुस्साई हुई भीड़ में अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो भाग कर सीधा दिल्ली जाने के इधर उधर घूमता रहता और वो वापस बरेली की तरफ जाता है। उसे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि साजिद को एनकाउंटर हो चुका है, तेरा भी एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए वो बारादरी थाने के पास खड़ा हुआ था। कुछ टेम्पो वाले और 2 लोगों ने उसे पहचान लिया था। पहचानने के बाद उसने उसे जब बातचीत होने लगी तब अपना आधार कार्ड दिखाया कि भाई मेरा ही नाम जावेद है और मेरे भाई के साथ ऐसा मसला हो गया है कि मैं बस पुलिस के सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरा इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। उसने एक कहानी गढ़ी, जो कहानी वे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे बनाई गई हो, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद तो सौंपा। कुछ अलग बताया कि मेरा भाई मानसिक रूप से बीमार रहता था। 10 साल की उम्र में उसने एक बार अपने आप को ख़त्म भी करने की कोशिश कर ली थी। कई बार वो चूहे मार की दवाई भी खा चुका था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि छोटे सरकार और बड़े सरकार के यहाँ पर वो हाजिरी लगाया करता था। लेकिन जो पुलिस के सामने बात बताई जाती है, उसने बताया कि पुलिस आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पुलिस ने यह बताया कि उसके बारे में यह पता चलता है कि वो बचपन से बीमार था, तो उसने 10 साल की उम्र में ऐसा करने की कोशिश भी की थी। इसी बीच में जब मीडिया कर्मी कई सवाल पूछने लगते हैं तो वो सवालों की झड़ी कुछ इस तरह से होने लगती है। कई बार वहाँ पर तमंचा कहाँ से आया, इस बात के ऊपर भी बात उठी थी। तमंचा था तो उसने घर में बच्चों की हत्या आखिरकार इस हथियार से यानी कि चाकू से क्यों की? पुलिस वाले कहते हैं कि इसका जवाब हम जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर जल्दी ही बता देंगे। कई बार पत्रकारों से इस बात के बारे में भी पूछा गया था कि आखिरकार मीडिया अपने सीडीआर निकाल रही है। सीडीआर निकालने के बाद आपको क्या सबूत मिलता है, इसकी जानकारी भी मिलती है। एसपी साहब भी बड़ी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहने लगते हैं कि सीडीआर को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब इधर तो ये सीडीआर को सार्वजनिक करने से मना कर रहे हैं, उधर जो इनकी माँ ने कहानी मीडिया के सामने बताई गई थी कि बेटा घर पर आया था और मिट्टी खोद रहा था, तो वो अचानक से फ़ोन आता है। एक बेटा चला जाता है और दूसरा बेटा रुक जाता है। दूसरे बार जब फ़ोन आता है तो उसके पीछे पीछे वो भी चला जाता है। मेरे बेटे के पास आखिर वो कॉल किसका आया था, मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे बेटे की एक लोकेशन घर के अंदर और दूसरे की लोकेशन कहीं और आती है। जितनी भी सीडीआर के अंदर बातचीत का पूरा सिलसिला है वो भी निकाला जाएगा। अब इसी तरह से यह माँ ने भी सवाल किया था, लेकिन मीडिया ने यह सवाल किया कि सीडीआर निकालेंगे नहीं, ये निकलेगी। पुलिस की जांच है, पुलिस स्पष्ट कर सकेगी, लेकिन सीडीआर अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच में कई बार अलग अलग अखबार, चाहे वो अमर उजाला हो या कोई भी हो, इस परिवार में जो भी इस परिवार यानी कि संगीता से उसकी पत्नी, दादी, बच्चों की दादी से बात करने की जो कोशिश की गई, वो सिर्फ एक ही बात कही गई कि हमें बस इंसाफ ही चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। साजिद का तो एनकाउंटर हो चुका है, वह तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब किस तरह आपको इंसाफ चाहिए? जावेद जो उसकी सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार है, जेल भी भेज दिया, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब आप क्या चाहते हैं? उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। दोस्तों, आज देश में हर कोई यही बात कह रहा है। हर किसी गली से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है। बदायूं में जो 2 बच्चों का हत्याकांड हुआ, इस बेदर्दी से जिन 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके तहत हर क्षेत्र में बस यही चाहिए कि गोली मार दो या उसका भी एनकाउंटर कर दो। दोस्तों, 2 बच्चों की जिस तरीके से हत्या हुई, इस कहानी से आप इतना ज़रूर जान गए होंगे कि आजकल इस समय किसी भी प्रकार से अपने घर के बच्चों को कहीं भी बाहर जाने ना दें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, चाहे आपका वो सगा संबंधी हो या फिर कोई अड़ोस पड़ोसी। किसी के ऊपर भी विश्वास करना बहुत कठिन है और नामुमकिन भी। इसलिए हम आपको इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने बच्चों की सुरक्षा करें। किसी भी तरीके से अपने बच्चों को किसी गैर के साथ कभी न जाने दें। यदि कभी अगर आपके बच्चों को बाहर जाना हो तो आप स्वयं जाएं। माता पिता से बढ़कर किसी और पे विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।